बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपना सिलेबस अपने अनुसार चला रही हैं, लगभग ये मानकर चलिए 98% यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस सेम कर चुकी हैं। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, यही सिलेबस आप सब में लागू है। अब बात ये आती है कि क्या ये जूलॉजी जो आप बता रहे हैं, इसका पहले तो ओल्ड पैटर्न था, तब 3 पेपर होता था और 3 पेपर होता था फर्स्ट ईयर में। कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कराती थी और कुछ यूनिवर्सिटी जो थी वो रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम अपना कराती थी। तो क्या ये इस बार भी होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, इसके तहत पाठ्यक्रम तो सेम कर दिया गया है। जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, वो तो सेम है सभी का, लेकिन जो पेपर पैटर्न है ये डिफरेंट है। पेपर पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो किस मोड में आपका पेपर कराएगी। क्या वो ऑब्जेक्टिव मोड में कराएगी यानी OMR सीट पर कराएगी, या फिर लिखित मोड में कराएगी। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। जिनको डाउट है कि हमारा पेपर किस मोड में होगा, वो कमेंट बॉक्स में अपने यूनिवर्सिटी का नाम जरूर पेस्ट करिए। मैं आपको बता दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम मैं यहीं पर बता दूं। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, या फिर आप DDU यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आप हैं वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप सभी में दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 100 प्रश्न रहती है, जिनमें से केवल और केवल 75 प्रश्न ही हल करने होंगे। जैसा आपको पता होना चाहिए, जो आपका टोटल पूर्णांक है, एक ही पेपर होना है। जूलॉजी में कितने पेपर होंगे? एक ही पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपका टोटल जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी की पेपर यानी मेन पेपर होगा, और जो 25 नंबर बचते हैं इसमें से मिड टर्म और आपके प्रैक्टिकल के जोड़े जाते हैं, तब आपका टोटल पूर्णांक 100 नंबर का बनता है। तो अब आपके मन में मुझे लगता है जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज की ये क्लास है जूलॉजी की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस, जिसमें आज हम यूनिट बाय यूनिट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, यानी कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। इससे संबंधित आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, यही से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी। कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था या किसने प्रस्तावित किया था? आपका ऑप्शन है सिल्डन बॉटनिस्ट एंड सॉन जूलॉजिस्ट ने। आपका ऑप्शन दूसरा है वाटसन एंड क्रिक। सी ऑप्शन है मेंडल एंड मॉर्गन ने, या डी ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कोशिका का सिद्धांत था वो सिल्डन बॉटनिस्ट तथा स्वान जूलॉजिस्ट ने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंशन ऑफ सेल थ्योरी। निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का अपवाद पूछा गया है। अब ये मज़ेदार प्रश्न रहा है और ये इस बार पूछा जाएगा प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आपको जल्द ही सॉल्व करा दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के। पहला प्रश्न, इसमें देखते हैं ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु, फंगी, लाइकेन या वायरस। जिनको आंसर पता है वो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताते रहें। जिनको पता है वो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताते रहेंगे। चलिए जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय मिलेगा। सभी लोग से निवेदन है कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है दोस्तों, कि इनमें से कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो अपवाद आप देखेंगे, पहला ऑप्शन आप चेक करिए, पहला ऑप्शन है जीवाणु।
क्या जीवाणु अपवाद है? बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं फंगी की, तो फंगी भी इसके अपवाद नहीं है और लाइकेंस भी नहीं है। इसके जो अपवाद होंगे वो होंगे वायरस। क्या होंगे? वायरस होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 1 में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग। किसकी उपस्थिति में जो यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका से भिन्न करती है। देखिए जो कोशिका जो है वो दो प्रकार की मेनली कही जाती हैं, वैसे तो तीन होती हैं लेकिन जो मुख्य हैं वो दो हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इन दोनों में किसकी उपस्थिति आ जाती है कि इन दोनों को अलग अलग कर देती है, यानी इन दोनों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। पहला दिया गया है सेल वॉल, क्या कोशिका भित्ति के होने के कारण, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, या राइबोसोम, या फिर दिया गया है नन ऑफ दीज। तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग कि किसकी उपस्थिति के कारण यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न करती है। तो ये स्थिति किसकी होती है दोस्तों? ये किसकी स्थिति के कारण होती है? ये होती है दोस्तों केंद्रक झिल्ली के, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न बनाती है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम द प्रिसिस्टिंग सेल। दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसने दिया था कि एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत कि एक ही कोशिका या एक कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, ये किसने बताया था? हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहला ऑप्शन दिया गया आपका मोहल, ऑप्शन बी है आपका विर्चो ने दिया था, या फिर हेकेल दिया था, या फिर ब्राउन ने दिया था। चलिए आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विर्चो ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो एक ही कोशिका से कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है, ये किसने दिया था? ये विर्चो ने दिया था। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाली संरचना आपको बतानी है। केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाली संरचना इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है डिक्टायोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, सी दिया गया है मीसोसोम, और ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग किसमें से कौन सा आंसर सही होगा इसके सापेक्ष में। दोस्तों केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो दिखाई देने वाली संरचना होती है वो मीसोसोम होती है, राइबोसोम नहीं होती है और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। आपका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग कह रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न लेकर के आइए, तो आपकी आज की ये जो क्लास है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और आगे भी इसी तरह से रहेगी। जल्द ही आपको ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है। चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वेराइट्स, ऑप्शन बी दिया गया है एल्गी, ऑप्शन सी दिया गया है बैक्टीरिया, और डी दिया गया है माइकोप्लाज्मा। तो चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताएंगे इनमें कौन सा प्रोकैरियोट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है दोस्तों? यानी कि जीवाणु। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोट है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स।
इनमें से प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? प्रोकैरियोट में किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए दिया गया डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए और ऑप्शन सी दिया गया दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का। तो प्रोकैरियोट में जो अभाव होता है दोस्तों, किसका अभाव होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां प्रश्न दिया गया है कि द ब्रांच ऑफ विच डील विथ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज। वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना व कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है या इकोलॉजी कहलाती है या मॉर्फोलॉजी कहलाती है या साइटोलॉजी कहलाती है? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना व कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, यानी अधिकांश कोशिकाओं का परिमाण प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्रॉम में या मिलीमीटर्स में या नैनोमीटर्स या माइक्रोमीटर्स में। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कि अधिकांश जो कोशिका हैं उनका जो परिमाण है वो किस में प्रदर्शित किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अधिकांश कोशिका हैं उनका जो परिणाम होता है दोस्तों वो माइक्रोमीटर्स में प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कि द टाइप ऑफ सेल जंक्शन हु फैकल्टीज सेल ऑफ द सेल कम्युनिकेशन इज। इस तरह का एक कोशिका संबंध, इस तरह का कोशिका संबंध जो एक कोशिका से दूसरे में संचार के लिए जिम्मेदार होता है वो क्या कहलाता है? क्या वो टाइट जंक्शन कहलाता है या फिर एडरिंग जंक्शन कहलाता है या गैप जंक्शन कहलाता है या डीमोसोम्स कहलाता है? क्या कहलाता है? माफ करिएगा डेस्मोसोम है। ठीक है, तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या तंग जंक्शन है या अखांगी जंक्शन है या दरार जंक्शन है या फिर डेमोसोम जंक्शन है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस तरह की कोशिका यानी कि इस तरह का जो कोशिका संबंध है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो संचार का कार्य करता है वो जिम्मेदार होता है गैप जंक्शन। कौन जंक्शन? गैप जंक्शन जिम्मेदार होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि डेस्मोसोम्स आर कंसल्टेड विथ। डेस्मोसोम्स का संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से, कोशिका उत्सर्जन से या साइटोलोसिस से या कोशिका आसंजन से? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो डेस्मोसोम का संबंध है वो कोशिका आसंजन से है। कोशिका आसंजन से इसका संबंध है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों वो है ऑन द विच सरफेस ऑफ सेल डोमेन इक्विलिब्रियम अकर। कोशिका की किस सतह पर, कोशिका की किस सतह पर डोन साम्यावस्था पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया सेल वॉल या टोनाप्लास्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। चलिए इसका आंसर करेंगे कि कोशिका की किस सतह पर डोन साम्यावस्था पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, डोम साम्यावस्था कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने का नियंत्रण करती है अथवा उसकी जो पारगम्यता है उसको नियंत्रित करती है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या राइबोसोम। चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
आपके पास 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में आप इसका आंसर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संरचना जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने करने का नियंत्रण करती है अथवा उसकी जो पारगम्यता है उसको नियंत्रण करती है। क्या वो सेंट्रोसोम करता है, या कोशिका झिल्ली करती है, या फिर कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं, या फिर राइबोसोम करती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कोशिका झिल्ली होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो जीवित कोशिका होती है उसमें पदार्थ का स्थानांतरण बाहर अंदर करना और नियंत्रण करना होता है, और उसकी पारगम्यता को नियंत्रित भी करती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि झिल्ली विहीन संरचना है, झिल्ली विहीन संरचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सेंट्रिओल्स, ऑप्शन बी दिया गया है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, और डी दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो झिल्ली विहीन संरचना आपको बतानी है। तो दोस्तों झिल्ली विहीन संरचना, ये सभी झिल्ली विहीन संरचना है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी झिल्ली विहीन संरचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, या फिर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलिपिड्स, या ऑप्शन सी दिया गया है प्रोलीन, और डी दिया गया है फास्फोलिपिड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल इसका घटक होता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी होता है और फास्फोलिपिड्स भी होता है, लेकिन प्रोलीन नहीं होता है, प्रोलीन इसके घटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। भैया वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है द प्रोसेस ऑफ द सकिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द सेल सरफेस इज कॉल्ड। कोशिकीय सतह द्वारा तरल द्रव में चूषण की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक दिया गया है फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी दिया गया है पिनोसाइटोसिस, और ऑप्शन सी दिया गया है साइकोसिस, और डी दिया गया है परासरण यानी ऑस्मोसिस। चलिए तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। क्या होगा दोस्तों? पिनोसाइटोसिस होगा। ठीक है, कोशिका सतह द्वारा जो तरल द्रव के चूषण की प्रक्रिया का होती है वो क्या कहलाती है? पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? क्या 10 एंगस्ट्राम से 30 एंगस्ट्राम होती है, या 30 एंगस्ट्राम से 50 एंगस्ट्राम होती है, या फिर 50 एंगस्ट्राम से 70, या 70 से 100 के बीच में होती है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी के कमेंट के आधार पर इसका आंसर देना है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्लाज्मा जो झिल्ली है इसकी मोटाई कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग का मैं कमेंट चेक करूंगा और कमेंट आना भी चाहिए आप लोग का। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड। सेल ईटिंग की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? पिनोसाइटोसिस कहलाती है, या फेगोसाइटोसिस कहलाती है, या फिर एंडोसाइटोसिस, या एक्जोसाइटोसिस कहलाती है? जो सेल ईटिंग की प्रक्रिया है वो फेगोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फेगोसाइटोसिस कहलाती है। आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाई। जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पुरकिंजे, ऑप्शन बी दिया गया हुक, ऑप्शन सी है ए के शर्मा, और डी दिया गया स्वान ने। तो जीव द्रव्य किसने नाम दिया था? पुरकंजे ने दिया था, या फिर हुक ने दिया था, या ए के शर्मा ने दिया था, या स्वान ने दिया था? चलिए जल्दी से बता दीजिए भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी लोग के द्वारा जाना है। जल्दी से मैं सभी का कमेंट चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताइएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए, जीवद्रव्य का नाम किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवद्रव्य जो नाम दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोथ प्लांट एंड एनिमल आर प्रोवाइडेड विथ। पादप एवं जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है सेल वॉल, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन सी दिया गया है क्लोरोप्लास्ट और डी दिया गया है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति या गाल्जी का या क्लोरोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि पादप एवं जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर करके बताइएगा। तो दोस्तों, पादप एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है वो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर ए है और दूसरे का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि साइकोलाइसिस साइकोलाइसिस क्या है? ऑप्शन ए दिया गया कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म की वृत्तीय गति, ऑप्शन बी है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गति करना, या न्यूक्लियोप्लाज्म के आगे एवं पीछे गति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो साइकोलोसिस है, साइकोलोसिस क्या है? साइकोलोसिस दोस्तों कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म की वृत्तीय गति को क्या कहते हैं? साइकोक्लोसिस कहते हैं। साइकोक्लोसिस कहते हैं। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म वाज गिवन बाय। शब्द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए दिया गया पुरकिंजे, ऑप्शन बी दिया गया है स्ट्रासबर्गर ने, या ऑप्शन सी है ब्राउन, या ऑप्शन डी दिया गया है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दिया गया था स्ट्रासबर्गर के द्वारा। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इनके द्वारा, यानी कि स्ट्रासबर्गर जो थे इनके द्वारा दिया गया था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का टर्म दिया गया था, यानी नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल टेक प्लेस। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए दिया गया है ओनली इन साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी दिया गया है इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज ए माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन सी है इन द न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म, या ऑप्शन डी है ओनली वन राइबोस अटैच्ड टू न्यूक्लियस। चलिए, कोशिका प्रोटीन जंतु कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए सभी लोग बताइए कहाँ पे होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रोटोप्लाज्म वार रिगार्डेड एज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाई। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है की मान्यता कब प्रस्तावित की गई थी? जो इसकी मान्यता है वो कब प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया गया हक्सले ने 1868 में, या कोर्टी 1772 में, या फिर हार्डी 1899 में, या ऑप्शन डी दिया गया है मेल्पिघी 1903 में। तो दोस्तों, जो जीव द्रव्य है जीवन का भौतिक आधार होता है, इसकी मान्यता प्रस्तावित की गई थी किसके द्वारा? हक्सले द्वारा दी गई थी। कब? 1868 में। 1868 में प्रस्तावित की गई थी। यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हु ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोलिकर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, और डी दिया गया है अल्टमान। चलिए सभी लोग बताइए किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था?
दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोग जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करें तो इसका एक बार पीडीएफ अपने मन से एक बार जब क्लास देख लें तो पीडीएफ को टिक करने का प्रयास करिए। इसलिए मैं पीडीएफ जो होता है उसमें मैं टिक करके नहीं देता हूँ, आंसर आपको मैं नहीं देता हूँ, इसलिए ताकि आप क्लास देखें और जब क्लास आप लोग एक बार देख लेंगे पूरा का पूरा, तब आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसमें आप अपने मन से ये कर पाएंगे। और 2 बार अगर आप टिक कर देते हैं तो आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग अपनी पढ़ाई करिएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है और मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके आंसर का। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज पूछी जाती कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो खोज की थी अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने की थी। और अल्टमैन जो थे, इन्होंने कब खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का? 1886 में किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था, तो अवलोकन किया था कॉलिकर ने। कॉलिकर एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग कमेंट करके मत बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम अल्टमान ने, खोज अल्टमान ने की थी। और कब की थी? ध्यान रखिएगा, 1886 में की थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी होगी, नहीं तो यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अवलोकन यानी सर्वप्रथम इसके बारे में बताया किसने का, इसका समर्थन किसने किया कि हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया का समर्थन, तो समर्थन किया था कॉलिकर ने। और बात करें खोज की, तो खोज की गई थी किसके द्वारा? अल्टमान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोप्लास्ट क्या है? व्हाट इज माइकोप्लास्ट? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेम्ब्रेनलेस माइटोकॉन्ड्रिया या अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोप्लाज्म क्या होती है, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइटोप्लाज्म क्या होता है? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माइटोप्लास्ट क्या है? तो माइटोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? बाहर झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसी को क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेकर्स पार्टिकल आर फाउंड। रेकर्स के कण कहाँ पाए जाएंगे? क्या वो क्रोमोसोम में पाए जाएंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर न्यूक्लियस में, या फिर गोल्जी बॉडी में? तो रेकर्स के जो कण होते हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, रेकर्स की कण की जब भी बात हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली की वलन को क्या कहते हैं? क्या क्रिस्टी कहते हैं, या फिर ग्रेना कहते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स कहते हैं, या फिर सैक कहते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली की वलन है उसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कुल मिलाकर के आज की इस क्लास के अंतर्गत लगभग हमने आज की इस क्लास में 28 प्रश्न को सॉल्व किया। 28 प्रश्न ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट से थे, जिनमें अधिकांश प्रश्न आपको कोशिका से मिले, यानी स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, कोशिका के जो फंक्शन हैं और उनके जो वर्क हैं, यानी कोशिकांग की संरचना और उनके कार्य से संबंधित प्रश्न इसमें इन्वॉल्व थे। तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से लगभग प्रत्येक यूनिट के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले 8 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको मैं सॉल्व करा दूँ। ये क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वहां से नहीं ओपन कर पा रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर एसपी स्टडी पॉइंट। जैसे ही सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आपकी जो लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रोज़ शाम 7 बजे रहेगी। रोज़ शाम 7 बजे जूलॉजी और बॉटनी की क्लास चलाई जाएगी, जिसमें 3 दिन आप पढ़ेंगे जूलॉजी और 3 दिन पढ़ेंगे आप बॉटनी। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास की बात करें तो 6 बजे आपकी, रोज़ शाम 6 बजे आपकी
केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।